प्रिय श्रोताओं, आज हम जिस किताब पर बात करने जा रहे हैं वह केवल एक दार्शनिक ग्रंथ नहीं है। ये जेल की अंधेरी कोठरी में लिखा गया वह दस्तावेज है जिसने दुनिया को सत्ता, संस्कृति और विचारधारा को देखने का नया चश्मा दिया। इस किताब का नाम है प्रिजन नोट्स और इसके लेखक हैं एंटोनियो ग्राम्सी। यह कहानी है कैद शरीर और आजाद विचारों की। यह कहानी है उस व्यक्ति की जिसे फांसीवादी शासन ने इसलिए जेल में डाला ताकि उसका दिमाग सोच न सके, लेकिन उसी जेल में उसने ऐसा सोचा कि पूरी दुनिया की राजनीति और समाज शास्त्र बदल गया। इस प्रिजन नोट्स को 11 भाग में समझने की कोशिश करते हैं। भाग 1, एंटोनियो ग्राम्सी, व्यक्ति और परिस्थिति। एंटोनियो ग्राम्सी का जन्म 19वीं शताब्दी के आखिरी दशक यानी 1891 में इटली के सार्डिनिया द्वीप पर हुआ। गरीबी, बीमारी और सामाजिक भेदभाव उनके जीवन का हिस्सा रहे। वे बचपन से ही कमजोर शरीर के थे, लेकिन विचारों में असाधारण रूप से मजबूत। ग्राम्सी ने ट्यूरिन विश्वविद्यालय में पढ़ाई की। यहीं उन्होंने मजदूर आंदोलनों को बहुत नजदीक से देखा। उन्होंने महसूस किया कि शोषण केवल आर्थिक नहीं बल्कि मानसिक और सांस्कृतिक भी होता है। वे इतालवी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक रहे। 1922 में मुसोलिनी सत्ता में आया और इटली में फांसीवाद स्थापित हुआ। 1926 में ग्राम्सी को गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत में सरकारी वकील ने कहा, हमें इस आदमी के दिमाग को 20 साल के लिए बंद करना है। यही वह क्षण था जहां से प्रिजन नोट्स का जन्म हुआ। भाग 2, प्रिजन नोट्स क्या है? प्रिजन नोट्स कोई एक किताब नहीं है। यह 33 नोटबुक्स में लिखे गए बिखरे लेकिन गहरे विचारों का संग्रह है, जो ग्राम्सी ने 1929 से 1935 के बीच जेल में रहते हुए लिखे। कड़ी सेंसरशिप के कारण वे सीधे मार्क्सवाद, क्रांति या फांसीवाद पर खुलकर नहीं लिख सकते थे। इसीलिए उन्होंने संकेतों, इतिहास, साहित्य और संस्कृति के सारे अपने विचार रखे। यही कारण है कि यह किताब कठिन है, लेकिन जितनी कठिन उतनी ही क्रांतिकारी। भाग 3, हेजेमनी यानी प्रभुत्व की नई परिभाषा। अब हम आते हैं ग्राम्सी के सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत पर, हेजेमनी यानी प्रभुत्व। आमतौर पर यह मानते हैं कि जो सत्ता है वह पुलिस, सेना और कानून और जेल से चलती है। लेकिन ग्राम्सी कहते हैं अगर केवल ताकत से सत्ता चलती तो हर सत्ता अस्थायी होती। उनके अनुसार असली सत्ता चलती है सहमति से। शासक वर्ग लोगों को यह विश्वास दिला देता है कि यही व्यवस्था प्राकृतिक है, यही व्यवस्था सबसे बेहतर है और इसके अलावा कोई विकल्प नहीं। स्कूल, कॉलेज, मीडिया, धर्म, सिनेमा, साहित्य सब मिलकर एक ऐसी सामान्य समझ, कॉमन सेंस बनाते हैं जो असल में शासक वर्ग की विचारधारा होती है। यही है सांस्कृतिक प्रभुत्व यानी कल्चरल हेजेमनी। भाग 4, राज्य, शक्ति और नागरिक समाज। ग्राम्सी राज्य को केवल सरकार नहीं मानते। वे राज्य को 2 हिस्सों में बांटते हैं। एक राजनीतिक समाज जिसमें सरकार, पुलिस, सेना, अदालत आते हैं और यहाँ बल का प्रयोग होता है। दूसरा है नागरिक समाज जिसमें स्कूल, परिवार, मीडिया, धर्म, साहित्य, संस्कृति आते हैं। यहाँ सहमति बनाई जाती है। आधुनिक समाज में सत्ता का असली खेल नागरिक समाज में चलता है। जो वर्ग नागरिक समाज पर नियंत्रण रखता है वही लंबे समय तक सत्ता में बना रहता है। भाग 5, बौद्धिक वर्ग। कौन होते हैं इंटेलेक्चुअल? ग्राम्सी कहते हैं
हर इंसान किसी न किसी रूप में बौद्धिक होता है, लेकिन हर इंसान समाज में बौद्धिक की भूमिका नहीं निभाता। वे दो तरीके के बौद्धिक बताते हैं। नंबर 1, पारंपरिक बौद्धिक, यानी जैसे कि प्रोफेसर, पादरी, पुजारी, मौलवी, लेखक, नौकरशाह, ये खुद को तटस्थ बताते हैं लेकिन अक्सर सत्ता के पक्ष में होते हैं। दूसरे होते हैं ऑर्गेनिक बौद्धिक, ये किसी वर्ग से सीधे जुड़े होते हैं। मजदूर वर्ग के ऑर्गेनिक बौद्धिक मजदूरों की भाषा में उनके अनुभवों को विचार में बदलते हैं। ग्रामसी कहते हैं, जब तक शोषित वर्ग अपने बौद्धिक पैदा नहीं करेगा तब तक वह केवल प्रतिक्रिया करेगा, नेतृत्व नहीं। भाग 6, संस्कृति एक युद्ध का मैदान। ग्रामसी के लिए संस्कृति कोई सजावटी चीज नहीं है, यह वर्ग संघर्ष का मैदान है। कौन सा इतिहास पढ़ाया जाएगा, किसे महान कहा जाएगा, किसे दोषद्रोही, ये सब संस्कृति तय करती है। लोक कथाएं, कहावतें, भाषा, मुहावरे, सब में सत्ता छिपी होती है। इसीलिए ग्रामसी कहते हैं, राजनीति केवल संसद में नहीं, संस्कृति में भी होती है। भाग 7, क्रांति। हमला नहीं, घेराबंदी। मार्क्स की पारंपरिक क्रांति की धारणा, अचानक सत्ता पे कब्जा। लेकिन ग्रामसी कहते हैं, पश्चिमी समाज में यह संभव नहीं। वे दो तरीके के युद्ध बताते हैं। पहला है मूवमेंट का युद्ध, सीधा हमला जैसे रूस की क्रांति। पोजीशन का युद्ध, धीमी लंबी लड़ाई, विचारों, संस्कृति और संस्थाओं में पश्चिम में पोजीशन का युद्ध जरूरी है। भाग 8, शिक्षा और भाषा। ग्रामसी शिक्षा को मुक्ति का औजार मानते हैं, लेकिन वही शिक्षा सत्ता का हथियार भी बन जाती है अगर शिक्षा केवल आज्ञाकारी नागरिक पैदा करे तो वह गुलामी सिखाती है। भाषा पर नियंत्रण मतलब सोच पर नियंत्रण। जो वर्ग भाषा तय करता है वही यह तय करता है कि क्या समस्या है और क्या नहीं। भाग 9, फोकलोर और आमजन। ग्रामसी आम लोगों की संस्कृति को बहुत महत्व देते हैं। वे कहते हैं, लोक कथाएं, गीत, कहावतें, ये सब जनता की ऐतिहासिक स्मृति होती है, लेकिन इन्हें वैज्ञानिक चेतना से जोड़ना जरूरी है, वरना ये भी प्रभुत्व का औजार बन जाती है। भाग 10, निराशा और आशा का दर्शन। ग्रामसी का प्रसिद्ध कथन है, बुद्धि में निराशावाद, इच्छा में आशावाद। वास्तविकता को बिना भ्रम के समझो, लेकिन संघर्ष करने की इच्छा कभी मत छोड़ो। भाग 11, आज के समय में ग्रामसी। आज का दौर मीडिया ट्रायल, सोशल मीडिया नैरेटिव, झूठ को सच बनाना, ये सब ग्रामसी की हेजेमनी की अवधारणा को और प्रासंगिक बनाता है। आज की लड़ाई सत्ता की नहीं, विचारों की है। तो इस पूरे लेटर का निष्कर्ष यह निकलता है कि जेल से निकली आजादी। प्रिय श्रोताओं, एंटोनियो ग्रामसी ने हमें सिखाया कि क्रांति पहले दिमाग में होती है। अगर विचार गुलाम है तो आजादी एक भ्रम है, और अगर विचार आजाद है तो जेल भी विचारों को कैद नहीं कर सकती है। यही है प्रिजन नोट्स का संदेश। आशा करता हूँ ये शॉर्ट एंड क्रिस्प समरी आपको पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।